लोगों का जीएसफल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निधि कुमारी, कैसे हैं भैया सब लोग। गुरु गौरव कुमार गौतम, गौरी सिंह, प्रिंसिपाल, सब लोग एकदम अच्छे हैं। चलिए, हम लोग न्यायपालिका पढ़ रहे थे और न्यायपालिका का इतिहास, न्यायपालिका की संरचना, न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का प्रावधान ये बता दिया था। फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता बता दी थी, शपथ बता दिया था, वेतन बता दिया था, त्यागपत्र बता दिया था ना। अब न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया बताना है, लेकिन उससे पहले अब बताएंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, कॉलेजियम प्रणाली, एनजेएसी का गठन। फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या, तब उसके बाद मैं बताऊंगा न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। रूपांजलि, प्रीति, राहुल कुमार, कंचन, सचिन शर्मा और जिसका नाम नहीं ले पाया उन सबको मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, सब लोग एकदम अच्छे से रहिए। चलते हैं सीधा अब क्लास में। और हेडिंग बनाना है सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति थोड़ा इसी चला दीजिए, गर्मी लग रही। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। पहला पॉइंट यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा। प्री में पहला सवाल पूछा जाएगा, कौन करेगा, कौन करेगा। इसका जवाब क्या देंगे, राष्ट्रपति करेगा। तो पहला सवाल होगा, राष्ट्रपति अपने विवेक से करेगा। आंसर है नो। क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार से करेगा। आंसर है नो। तो किससे सलाह लेगा, तो हमारा संविधान कहता है अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कैसे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जिन्हें वह आवश्यक समझे, उनसे परामर्श करने के बाद तो कुल मिला के मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश से वह परामर्श करे या राष्ट्रपति की इच्छा है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से आपको परामर्श करना ही होगा। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करने के पश्चात क्या करता है, ये किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। संविधान निर्माण के बाद यह व्यवस्था किया गया था। ये व्यवस्था निरंतर चलती रही, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन पहली बार दिक्कत कब आया जानते हैं, पहली बार दिक्कत आया 1982 में। दिक्कत किस बात की थी, जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्नीस में एक केस आया, इसका नाम है एसपी गुप्ता केस। इसी को कहा जाता है फर्स्ट जजेस केस। इसी को कहा जाता है फर्स्ट जजेस केस। और इस केस में न्यायालय से पहली बार सवाल पूछा गया, न्यायालय से सवाल पूछा गया कि भैया एक बात हमको ये समझ में नहीं आती, ये संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा। कहा ठीक, इसमें क्या दिक्कत है। कहा दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है या नहीं। न्यायालय ने कहा तो नया सवाल पूछ लिया बंदा, क्या जवाब दूं इसका मैं अब। और हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार न्यायालय है। न्यायालय ने कहा और संविधान को पहले पढ़ते हैं, देखते संविधान में क्या लिखा है। संविधान को पढ़कर पहले समझते हैं कि हमारे संविधान निर्माता क्या चाहते थे। जब संविधान को पढ़ा तो न्यायालय ने देखा यहां यह लिखा है कि किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। सलाह नहीं लिखा था, क्या लिखा था?
परामर्श करेगा, और परामर्श का इंग्लिश मतलब होता है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन, कंसल्टेशन, परामर्श। इस शब्द को कहीं और लिखा हुआ देखा है आपने? हाँ देखा होगा। अस्पतालों के बाहर जो प्राइवेट डॉक्टर बैठते हैं वहां लिखा रहता है कंसल्टेशन फीस 500 रुपए, परामर्श शुल्क 500 रुपए मात्र। देखा होगा ना। अब जब किसी डॉक्टर को मान लीजिए आपके पेट में अचानक से दर्द हो गया, आपको लग रहा है स्टोन हो गया क्या भाई, तो किसी ने बताया गैस्ट्रोलॉजी का ओपी मिश्रा बहुत अच्छे डॉक्टर है, लेकिन ओपी मिश्रा नाम का कोई डॉक्टर नहीं, मेरा एग्जाम्पल है। और उस डॉक्टर के पास आप गए और देखा कि 500 रुपए परामर्श शुल्क है, पैसा जमा किया और डॉक्टर से जाकर आपने बताया पिछले 2 महीने से हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने चेक किया, शायद अल्ट्रासाउंड कराया, रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा आपको तो भाई 5 mm की स्टोन है, वो भी गाल ब्लेडर में है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। वार्ड बॉय इनको लिटाओ, तुरंत ऑपरेशन करते हैं इनका। उसने कहा भाई ऑपरेशन करना है या होम्योपैथिक खा के हमें गलाना है, ये हम तय करेंगे, हम आपसे केवल परामर्श लेने के लिए आए हैं। कहा नहीं, ये परामर्श लेने के लिए आए हो, जो मैं बताऊंगा मानना पड़ेगा। कहा ये किसने कह दिया भाई, परामर्श का मतलब है कि जिस बात के लिए मैं आपसे सलाह मांगू वो सलाह मुझे दीजिए। कहा जाइए कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा से ऐसा बताइएगा, हम तो ऑपरेशन कर देते हैं। इससे यह बात सिद्ध हुई कि परामर्श शब्द का शाब्दिक अर्थ केवल कंसल्टेशन है। आप अपनी राय दीजिए, राय को माने या न माने हमारी इच्छा होगी। जब न्यायपालिका ने परामर्श शब्द की व्याख्या की तो उनको लगा यदि हमारे संविधान निर्माताओं को यह कहना होता कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी तो परामर्श शब्द न लिखते। इतने समझदार थे हमारे संविधान निर्माता। और परामर्श शब्द लिखा है, इसका मतलब बाध्यकारी नहीं है। और एसपी गुप्ता केस में न्यायालय ने क्या कहा? एसपी गुप्ता केस जो 1982 में आया था, जिसे फर्स्ट जजेस केस भी कहा जाता है, इस केस में न्यायालय ने कहा भैया देखो, हमारे अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं होगी, क्योंकि हमारे संविधान में परामर्श शब्द का प्रयोग किया गया है। ये 1982 में फैसला सुना दिया न्यायालय ने। उसके बाद क्या था, कार्यपालिका को मौका मिल गया। कहा जब उनकी सलाह बाध्यकारी नहीं है तो हम तय करेंगे न्यायाधीश कौन बनेगा। और कार्यपालिका न्यायाधीश की नियुक्ति में हस्तक्षेप करने लगी। और जब न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप होने लगा, इसका मतलब है कि हमारे देश में केवल न्यायपालिका का प्रावधान किया गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। नहीं, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। न्यायपालिका ने कहा हम लोग तो संविधान निर्माताओं की बात में आकर गलत व्याख्या हो गई क्या यार? कहा क्या हुआ? कहा देख रहे हो, जब से 1982 में व्याख्या कर दिया हमने, तब से कार्यपालिका वाले अपने मर्जी से न्यायाधीश बनाने के चक्कर में पड़ गए हैं। वो खुद सलाह देकर बताते हैं कि हम कोई सलाह देते मन में नहीं करते वो लोग। तो न्यायालय को लगा हमसे बड़ी गलती हो गई, कुछ ज्यादा इमोशन में आ गए और इसीलिए न्यायालय की राय बदल गई। 1993 में एक दूसरा केस आया। 1993 में एक दूसरा केस आया जिसे सेकेंड जजेस केस कहा जाता है, जिसे सेकेंड जजेस केस कहा जाता है। और इस सेकेंड जजेस केस में न्यायालय ने अपनी राय बदल दी। कहा 1982 में हमसे चूक हो गई थी, जो व्यवस्था हमने कर दिया इससे हमारी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की संकल्पना प्रभावित हो जाएगी। और सेकेंड जजेस केस में न्यायपालिका ने कहा कि देखो भैया, 1982 में हमने जो कुछ भी कहा वो नहीं माना जाएगा। 1982 में हमने जो कुछ भी कहा वो नहीं माना जाएगा। तो आपका सवाल होना चाहिए, क्या न्यायालय अपने द्वारा दिए गए फैसले को बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। इसी को तो कहा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन। यही होती है न्यायिक समीक्षा, अपने किसी पूर्व में दिए गए निर्णय को पलटने की शक्ति। और 1992 में न्यायालय ने अपनी राय को 1993 में न्यायालय ने अपनी राय को बदलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को जो भी सलाह दी जाएगी, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। किसी ने पूछा ये बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी? कहा यस। कहा सर्वोच्च न्यायालय ये सलाह अकेले देगा, अपनी इच्छा से देगा? कहा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को यह सलाह अपनी व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं देगा, बल्कि 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश से सलाह लेकर के देगा। तो किसी ने कहा
अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लिए बगैर अपनी व्यक्तिगत सलाह राष्ट्रपति को दे दे, क्या तब भी राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा? न्यायालय ने कहा तब बाध्य नहीं होगा। तो किसी ने कहा कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा कि दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने मशवरा करके वो सलाह दे रहा है? कहा दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह जो होगी ये मौखिक सलाह नहीं होगी। क्या? दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों की जो सलाह होगी ये मौखिक सलाह नहीं होगी, ये सलाह लिखित होगी। तो कुल मिलाकर के 1993 में क्या फैसला आ गया कि किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा जब राष्ट्रपति को सलाह देगा और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेकर के देगा, और यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी। और यही व्यवस्था जो आप अखबारों में पढ़ते हैं, कोलेजियम प्रणाली, इसी को कहा जाता है कोलेजियम प्रणाली। कोलेजियम व्यवस्था इसी को कहा जाता है, जिस व्यवस्था के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या हो रही है? नियुक्ति हो रही है। पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन अभी आधी कहानी हुई है, अभी कहानी और आगे बढ़ेगी, धैर्य बनाए रहिएगा। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद एक और मामला 1998 में आता है जिसे थर्ड जजेस केस कहा जाता है। 1998 में एक और मामला आता है न्यायालय के पास जिसे कहा जाता है थर्ड जजेस केस। थर्ड जजेस केस, इस केस में क्या मामला होता है? कौन सी लड़ाई होती है इसमें? इसमें कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती है। थर्ड जजेस केस में कोलेजियम प्रणाली का विस्तार कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कोलेजियम प्रणाली का विस्तार कर दिया जाता है। अच्छा, कोलेजियम प्रणाली का विस्तार कर दिया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ सर? जो CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेकर सलाह देता था, 1998 में इसका विस्तार करके क्या कर दिया गया कि जब कभी भी मुख्य न्यायाधीश किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देगा तो वह चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेकर के देगा। तो वह चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेकर देगा। अच्छा, इसका मतलब 1998 तक ये व्यवस्था हो गया कि किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देगा, और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जब राष्ट्रपति को ऐसी कोई सलाह देगा तो चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह के बाद देगा। यहां तक मामला एकदम साफ हो गया। अब देखिए क्या हुआ। यह व्यवस्था निरंतर चलती रही 10, 15, 16 सालों तक, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर कार्यपालिका ने सोचा यार ठीक है, हमारे पास पावर तो है, लेकिन कोई अपना आदमी न्यायपालिका में भी होना चाहिए। अगर जज भी अपने बैठे रहे ना तो देश चलाने का कुछ और ही मजा है। तो कहा तब क्या होगा? कहा कोई पूर्ण बहुमत की सरकार आए तो कुछ नया गेम हो। इत्तेफाक से 2014 में चुनाव हुआ, मोदी लहर चल गई, मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बन गए, पूर्ण बहुमत से बन गए। और उसके बाद इसी 2014 में एक संशोधन करा दिया। उस संशोधन का नाम है 99वां संविधान संशोधन 2014। 99वां संविधान संशोधन 2014। और इस संशोधन के माध्यम से क्या कहा गया? ये न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कोलेजियम प्रणाली ठीक नहीं है। क्या कहा? कहा ये न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो ये कोलेजियम व्यवस्था अपनाई गई है ये ठीक नहीं है। कहा तो कौन व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए? कहा इसके लिए एक आयोग का गठन करिए। कहा कौन से आयोग का गठन करें? कहा एक आयोग बनाइए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाइए, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, और इसी को शॉर्ट में कहा जाएगा NJAC। इसी को शॉर्ट में कहा जाएगा NJAC। और इस प्रकार से NJAC का गठन किया गया। तो लोगों ने कहा कैसे काम करेगा NJAC?
एनजेएसी में कौन से लोग होंगे जो राष्ट्रपति को सलाह देंगे नियुक्ति करने के लिए? कहा एनजेएसी में 6 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? 6 लोग होंगे। कहा कौन कौन होगा? कहा एक तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, CJI। दूसरा कहा दो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। कहा और कौन होगा? कहा एक भारत का कानून मंत्री होगा, एक भारत का कानून मंत्री होगा। कहा चलिए 2 हो गया, एक ये 3 हो गया, एक 4 हो गया। 2 लोग और कहां से लाएंगे आप? कहा 2 लोग प्रख्यात व्यक्ति होंगे। कहा ये प्रख्यात व्यक्ति क्या होता है? कहा प्रख्यात व्यक्ति का मतलब होता है कि रेपुटेटेड पर्सन। तो कहा दुनिया में कौन सा आदमी अपने आप को कमजोर लगाता है? सब अपने आप को प्रख्यात समझते हैं आज के जमाने में। कहा उसके लिए एक समिति बनाएंगे हम, और वह समिति जिसको बताएगी यह प्रख्यात व्यक्ति है वही जाएगा। कहा समिति में कितने लोग रहेंगे? कहा उस समिति में 3 लोग रहेंगे। कहा कौन कौन? कहा एक तो देश का प्रधानमंत्री रहेगा, और दूसरा विपक्ष का नेता लोकसभा रहेगा, विपक्ष का नेता लोकसभा का रहेगा, एक विधि का जानकार व्यक्ति रहेगा, एक विधि का जानकार व्यक्ति रहेगा। और ये 3 सदस्यीय समिति मिलकर 2 प्रख्यात व्यक्तियों का चयन करेंगी जो एनजेएसी का हिस्सा होगा। और इस माध्यम से कार्यपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका हस्तक्षेप कर दी। प्रधानमंत्री अपना एक आदमी भेज देगा, प्रधानमंत्री अपना एक आदमी भेज देगा, ताकि कोई भी न्यायाधीश नियुक्त हो तो उसमें हमारी भी मंशा हो, हमारी भी इच्छा हो, जिसे हम चाहें उसे हम भी न्यायाधीश बना सकें। जैसे ही इस व्यवस्था को बनाया गया, उसके बाद पूछा गया ये बताइए एनजेएसी काम कैसे करेगी? 6 लोगों में से सबको सब मिलकर राय देंगे? कहा नहीं, इन 6 लोगों में से कम 5 लोगों की राय अनिवार्य है। कोई एक मना करे तो चल जाएगा, लेकिन अगर 2 मना कर देगा तो नहीं चलेगा, तो न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। कुल मिला के इन प्रख्यात व्यक्तियों का महत्व बना रहेगा, और इन प्रख्यात व्यक्तियों का महत्व बना रहेगा तो कार्यपालिका का महत्व बना रहेगा, और कार्यपालिका का महत्व बना रहेगा तो प्रधानमंत्री का महत्व बना रहेगा। और इस प्रकार से एनजेएसी के माध्यम से कार्यपालिका चाहती थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान में हमारी भी एंट्री हो जाए। जैसे ये बात न्यायपालिका को पता चली तो कहा दिमाग खराब हो गया है कार्यपालिका का, अभी निकालेंगे तर्कस का ऐसा बाढ़ कि चारों खाने चित्त हो जाएंगे। और न्यायपालिका ने वही किया। फिर न्यायपालिका ने अपने तर्कस का सबसे वो खतरनाक बाड़ा निकाला, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। न्यायपालिका ने कहा मेरे भाई संविधान को जरा ठीक से पढ़ के देखो, हमारे संविधान में केवल न्यायपालिका का प्रावधान नहीं है, हमारे संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान है। कहा इसका मतलब क्या होता है? कहा इसका मतलब यह होता है कि न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका और विधायिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का केवल प्रावधान नहीं किया जाओ आज से मैंने कह दिया संविधान का मूल ढांचा है, और जो हमारे संविधान का मूल ढांचा होगा, जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होगा, भारत के किसी भी निकाय में इतनी ताकत नहीं है कि मूल ढांचे को बदल दे। तो संसद को बता देना ये चीज ठीक नहीं है। और इसी 2014 के बाद 2015 के समय न्यायपालिका ने कहा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हमारे संविधान का मूल ढांचा है, और मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अतः 99वां संविधान संशोधन अवैध है। यह कहकर के 99वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो एनजेएसी का गठन किया गया था इसे समाप्त कर दिया गया। और वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति यह है कि किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन सलाह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देगा, और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ऐसी सलाह 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के बाद करेगा। यानी कि आज भी न्यायाधीश की नियुक्ति में कॉलेजियम व्यवस्था के अनुसार ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है। तो कमेंट करके बताइए सारे लोग आज दिमाग खुला कि नहीं खुला? न्यायाधीशों की नियुक्ति का सारा प्रावधान समझ में आ गया या नहीं? अमित दुबे, वंदना, गौरव कुमार गौतम, दीप्ति अग्निहोत्री, इंदु कुमारी, सब लोग कमेंट करके बताइए ये न्यायाधीशों की नियुक्ति की कहानी समझ में आ गई, जिसको हमारे संविधान का सबसे जटिल मुद्दा माना जाता है। ये समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है लोग कहते हैं। कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको समझाता हूं मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है।
ये तो केवल न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान था। अब मैं आपको इसके बाद सिखाऊंगा कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कैसे होता है हमारे संविधान में। फटाफट कमेंट करके बताइए जितने भी लोग लाइव क्लास कर रहे हैं। सपना, प्रीति, मोहम्मद शमीम, प्रिंसिपाल, अमित दुबे, निधि, समझ में आया और मजा भी आ गया था तो कमाल की बात है भाई। जटिल मुद्दे में मजा आ गया अगर तो आज खुल गया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान हो गया। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। ध्यान से देखिए, एक और कहानी सुनाते हैं आपको। सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसके संबंध में सबसे पहला पॉइंट मैं क्या बोलूंगा जानते हैं? हमारे संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये बताइए सर, जब मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है तो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति आज तक होती कैसे रही? कैसे होती रही वही बताना है मुझे आपको। जब 28 जनवरी 1950 को हमारे सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ, उसके बाद से परंपरा यही रही कि जो सभी न्यायाधीशों में से सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता था, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता था, उसी को सीजीआई बनाया जाता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसी को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। यह प्रक्रिया लगभग 23 सालों तक निर्बाध रूप से चलती रही। कोई विवाद नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन अचानक से पहली बार इसमें विवाद कब आया? आपको पता होगा कि संविधान को पढ़ते समय एक केस सबसे ज्यादा सुनते हैं आप, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला सुनते हैं ना। केशवानंद भारती मामले में जिस दिन निर्णय आया, उसी के दूसरे दिन कार्यपालिका ने ऐसा फैसला सुना दिया कि न्यायपालिका तक हड़कंप मच गया। फैसला सुनाया क्या जानते हैं? केशवानंद भारती केस का जब फैसला आया, उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश थे एमएस सीकरी। एमएस सीकरी को रिटायर होना था। उसी फैसले के बाद भारत में नया मुख्य न्यायाधीश बनना था। और उस समय सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जानते हैं कौन थे? उनका नाम था सैलेट। उसके बाद थे हेगड़े। उसके बाद कौन था? हेगड़े। और उसके बाद कौन था? ग्रोवर। ये तीन सबसे सीनियर मोस्ट जज थे। लेकिन इन तीनों व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया। और कार्यपालिका ने मुख्य न्यायाधीश किसे बना दिया? इन तीनों व्यक्तियों को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया और मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया अजीत नाथ रे को। अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। ये तीनों नाराज हो गए। कहा भैया, आज पिछले 23 सालों से हम लोग कितने दिन सपनों को सजोए बैठे थे, अब हम वरिष्ठ हो चुके हैं, मौका आ गया है भारत के सबसे सर्वोच्च पद पे जाने का। और कौन कहे सैलेट को, कौन कहे हेगड़े को, कौन कहे ग्रोवर को, इन तीनों की वरिष्ठता को लांघकर अजीत नाथ रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 1973 में बना दिया गया। तो न्यायपालिका ने कार्यपालिका से सवाल पूछा राष्ट्रपति साहब से कि माननीय राष्ट्रपति जी, पिछले 23 सालों से हमारे देश के भीतर जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश हुआ करता था, उसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। आखिरकार आपने किस आधार पर इन तीन लोगों की वरिष्ठता को लांघकर अजीत नाथ रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कैसे बना दिया?
कार्यपालिका ने जवाब दिया। कार्यपालिका ने कहा विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, क्या कहा, विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कर दिया मैंने। कहा कौन सी विधि आयोग की रिपोर्ट आई? कहा अभी हाल फिलहाल में 14वें विधि आयोग की रिपोर्ट आई। कहा क्या लिखा है रिपोर्ट में? कल रिपोर्ट में लिखा है कि किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का आधार वरिष्ठता नहीं, योग्यता होनी चाहिए। उम्र मायने नहीं होनी चाहिए, काबिलियत मानी होनी चाहिए। आप क्या इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में? मैं तो इसके पक्ष में हूं। कार्यपालिका ने जो कहा एकदम शानदार कहा। कार्यपालिका ने कहा कि 14वें विधि आयोग की रिपोर्ट कहती है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का आधार वरिष्ठता नहीं बल्कि योग्यता होनी चाहिए। अगर बताइए कोई अभी अचानक से कह दे, कल आपके ग्रुप में मैसेज आ जाए कि कल से इमरान सर आपको पॉलिटी नहीं पढ़ाएंगे। पूछा गया क्यों? कहा कि हमारे संस्थान में एक पॉलिटी के टीचर आए हैं जिनकी उम्र 48 साल है। इमरान सर की उम्र अभी 29 से 30 साल है और वरिष्ठता में, सीनियरिटी में इमरान सर से 17 साल ज्यादा बड़े हैं और 18 साल से पढ़ा रहे इमरान सर पिछले 6 सालों से पढ़ा रहे हैं। इसलिए आपको सीनियर आदमी से पढ़ाया जाएगा, वो योग्य व्यक्ति है। सीनियर आदमी ही पढ़ाएगा क्योंकि सीनियर व्यक्ति के पास ज्यादा काबिलियत होती है। जबकि आपको क्लास में लाया गया, आप चीजें समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या आप इसके पक्ष में हैं? कोई सी भी व्यक्ति को काम करने का मौका तब मिलना चाहिए जब वह उतना उम्र का हो जाए, उतना अनुभव हो जाए। कम उम्र में मेहनत करके कोई अपनी काबिलियत को डेवलप किया है, उसको इस आधार पर वहां से वंचित कर दिया जाए कि अभी आप जूनियर हैं, आपकी उम्र कम है, आपसे सीनियर लोग मैदान में हैं। ये ठीक होगा? शायद ये ठीक तो नहीं होना चाहिए। हम भी इसी के पक्ष में हैं कि अगर किसी व्यक्ति में काबिलियत 20 साल में आ रही है तो उसको अवसर मिलना चाहिए। और इसी आधार पर कार्यपालिका ने इन 3 व्यक्तियों की वरिष्ठता को लांघकर अजीत नाथ रे को बना दिया। न्यायपालिका के बीच मीटिंग हुई। कहा भाई तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। कहा क्या हुआ? कहा अब तो योग्यता का आधार चल रहा है। कम से कम सीनियरिटी के आधार पर मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी तो ये तो संतोष रहता था, चाहे 20 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, लेकिन एक ना एक दिन हम उतने सीनियर होकर वहां पहुंच ही जाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के हर न्यायाधीशों को एक ना एक बार मुख्य न्यायाधीश बनने का अवसर मिल जाएगा। और कौन दुनिया का व्यक्ति है जो वो भी भारत जैसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनना चाहेगा? कहा तब कैसे हो? कहा ये मामला खत्म करो, ये 14वें विधि आयोग की रिपोर्ट मानी नहीं जानी चाहिए, नहीं हम लोग का सपना चकनाचूर हो जाएगा। ये नए नए लड़के बड़ी मेहनत करके आ रहे हैं, सारी कुर्सी लेके चले जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? 1993 में जब सेकेंड जजेस केस आया था, जिस समय कॉलेजियम व्यवस्था लागू की गई थी 1993 में, इसी 1993 में सेकेंड जजेस केस में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में 5 जजों की बेंच बैठती है और 5 जजों की बेंच बैठकर बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देती है कि देख भाई, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं वरिष्ठता ही होगी। और इसीलिए आज भी सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो आधार है वो एलिजिबिलिटी नहीं है, वो योग्यता नहीं है, बल्कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वही भारत का मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा। जैसे कि एनवी रमना के बाद कुछ ही दिन के लिए सीनियर बने यू ललित को सर्वोच्च न्यायालय का 49वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, लेकिन उनका कार्यकाल 2-3 महीना में समाप्त हो गया और उसके पश्चात भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी हाल फिलहाल में शपथ लिया है DY चंद्रचूड़ ने। तो वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश भारत में कार्य कर रहा है। इस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की भी प्रक्रिया हुई समाप्त। तो जरा बताइए, क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों की नियुक्ति का प्रावधान समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया, कुछ और नियुक्तियां बताता हूं तो फिर जल्दी से बताइए सब लोग। कंचन, निधि कुमारी, वो आगे अभी जब मूल अधिकार पढ़ाएंगे निधि भैया तब बताएंगे, ठीक है? निधि कुमारी, निधि कुमार नहीं बोला, ध्यान रखिए। देखिए हमको अपनी एक गलती का एहसास है। आपने कहा था सर आप निधि कुमार बुलाते हैं, हमने निधि कुमारी ही कहा है। कल आप लोगों को बताएंगे, जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे केशवानंद भारती केस में क्या क्या हुआ। चलिए,
तो चलिए, न्यायपालिका का जो सबसे कठिन मुद्दा था, जो सबसे जटिल मुद्दा था, जो सबसे विवादित मुद्दा था, वो मैंने आपको समझा दिया। अब एक नया मुद्दा समझाऊंगा। हाँ, चंद्रचूड़ जी है। अच्छा, समझ में आया। प्रॉब्लम ये बहुत अच्छे से आ गया। चलिए, कोई बात नहीं। ठीक, तो वर्तमान में ये ध्यान रखिएगा कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं, वरिष्ठता है। जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वही भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। अब आपको अन्य नियुक्तियां बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अन्य नियुक्तियां, अन्य नियुक्तियों में देखिए, एक आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। एक होता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। और एक होगा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। सबसे पहले एग्जाम में आपका इसका आर्टिकल पूछा जाएगा। सबसे पहले आर्टिकल पूछा जाएगा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 126 में, और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 127 में। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 128 में। ठीक, तो सबसे पहले आर्टिकल याद करिए। ये तीनों आर्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसका 126 में है, 127 में, 128 में। पहला सवाल पूछा जाएगा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। क्या किसी से सलाह की आवश्यकता है? इसमें कोई सलाह की आवश्यकता नहीं है। मेरा सवाल तो यह है सर आपसे, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है, कब की जाएगी? जब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना कार्य करने में असमर्थ हो, अपना कार्य करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति के द्वारा एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। कहां से किया जाएगा, कहां से लाया जाएगा ऐसे व्यक्ति को, कहां से की जाएगी? नोट करते चलिएगा, कहां से की जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में से, अन्य न्यायाधीशों में से अन्य न्यायाधीशों में से। लेकिन वर्तमान में परंपरा क्या है जानते हैं? वर्तमान में परंपरा यह है कि
अगर कभी भी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य करने में असमर्थ हो या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना कार्य न कर रहा हो, ऐसी दशाओं में सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे सीनियर जज होगा, राष्ट्रपति उसी को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति कर देता है। वर्तमान में यही व्यवस्था है। लेकिन मैंने आपको 3 बात यहां पर समझाई। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 126 में किया गया है। दूसरा पॉइंट मैंने समझाया कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति को ऐसी नियुक्ति करने के लिए किसी की सलाह की आवश्यकता है? आंसर है नो। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है? जब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना कार्य करने में असमर्थ हो। और ये कहां से की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से की जाती है। और वर्तमान में परंपरा तो यही है, जो सबसे सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होता है उसे ही बना दिया जाता है। यहां तक मामला क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने विवेक से करेगा? नहीं, राष्ट्रपति की सहमति के बाद करेगा। राष्ट्रपति की सहमति के बाद करेगा। राष्ट्रपति की सहमति के बाद करेगा। सवाल मेरा यह है सर कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ का मतलब उसे क्या होता है? तदर्थ का मतलब होता है भैया एडहॉक, टेम्परेरी न्यायाधीश। ये एडहॉक न्यायाधीश या टेम्परेरी न्यायाधीश या तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है? जब सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति की कमी हो जाए। जब सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति की कमी हो जाए तब की जाती है। ये गणपूर्ति क्या होती है? मैंने संसद में पढ़ाया है। गणपूर्ति का मतलब जानते हैं? जब सदन के भीतर या न्यायालय के भीतर वह न्यूनतम संख्या ना हो जिस न्यूनतम संख्या के बाद बैठकें संचालित की जाती हैं, कार्यवाही आगे बढ़ाई जाती है। और जब वह न्यूनतम संख्या ना हो तो उसे कहा माना जाता है गणपूर्ति न पूरी हो रही हो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं न्यायाधीशों की संख्या कम हो गई है, और न्यायाधीशों की संख्या इतनी कम हो रही क्योंकि बैठकें ही नहीं हो रही है, न्यायालय अपना काम ही नहीं कर पा रहा है। यही बात है, इसी को बोलते हैं गणपूर्ति। इंग्लिश में कहा जाता है कोरम। तो सवाल उठता है कि जब कभी भी सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति का अभाव हो जाए, ऐसी दशाओं में इसे कैसे पूरा करके न्यायालय की कार्यवाहियों को आगे बढ़ाया जाएगा? ऐसे समय पर अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति के बाद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहां से की जाएगी? अरे ये तो कॉमन सेंस की बात है सर। सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे अभाव हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की वैसे ही कमी हो गई है, तो ऐसे न्यायाधीशों को कहां से लाया जाएगा? ऐसे न्यायाधीशों को अब उच्च न्यायालय से लाया जाएगा। उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को नहीं, नहीं नहीं नहीं, उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। क्या? उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। तो कहां से की जाएगी? कहां से की जाएगी? हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश को जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। चलिए ये भी समझ में आ गया। एक बात ये बताइए सर, ये व्यवस्था कहां से सोचा? इतना अच्छा दिमाग कहां से लगाया है भारत ने? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। संविधान से लिया
गया है। अंतिम बात, अब मामला पहुंच गया तदर्थ न्यायाधीशों पर, सॉरी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की। कि सर क्या रिटायर्ड न्यायाधीशों की भी नियुक्ति हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में? हाँ हो जाती है। रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है? इसका उल्लेख तो अनुच्छेद 128 में किया गया है। कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई करेगा। इस सीजेआई क्या होता है, बार बार आप लिखते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अपने विवेक से नहीं, राष्ट्रपति की सहमति के बाद करेगा। राष्ट्रपति के सहमति के बाद करेगा। और कब की जाती है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कब करनी पड़ती है? जब न्यायालय का कार्यबोझ बढ़ जाता है। जब न्यायालय का कार्यबोझ बढ़ जाता है तो उन कार्यों का निपटारा करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाती है। ऐसे लोग जो रिटायर्ड हो गए हैं उनको फिर से बुलाया जाता है काम करने के लिए। भैया काम निपटाओ, काम बहुत ज्यादा हो गया है, बेइज्जती हो रही है, आओ देखो मामला बहुत पेंडिंग में हो गया है। यह है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का प्रावधान। अब एक बार मैं हाईकोर्ट से तुलना करना चाहूंगा। हाईकोर्ट से तुलना इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि तुलना के आधार पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि तुलना के आधार पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तुलना के आधार पर सवाल क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। तुलना के आधार पर सवाल यह है कि, ध्यान से देखिएगा, कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है कि हाई कोर्ट में भी होती है? दोनों जगह होती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान न केवल सुप्रीम कोर्ट में है बल्कि हाई कोर्ट में भी है। अच्छा, दूसरा तुलना करिए सर। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान केवल सुप्रीम कोर्ट में है या हाई कोर्ट में भी है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान केवल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं। ओहो, तब तो बड़ा गहरा सवाल होगा ही। हाँ, सवाल तो बहुत गहरा है ये सवाल तो बहुत गहरा है। एग्जाम में यहां से सवाल पूछा जाएगा और बच्चे फंस जाते हैं यहां पर। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान केवल सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। जबकि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में होती है। आशीष जी तो कह रहे हैं भाई इतना अच्छा मत पढ़ाया कीजिए कि पॉलिटिक्स से मोहब्बत हो। अच्छा, मोहब्बत से डर लग रहा है। नहीं, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, इतनी मोहब्बत नहीं होगी, घबराइए मत। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की तुलना कर देते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की तुलना करते हैं। अगर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की जाए तो जरा बताइए कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान केवल सुप्रीम कोर्ट में है, केवल सुप्रीम कोर्ट में है या हाई कोर्ट में भी है? केवल सुप्रीम कोर्ट में है या हाई कोर्ट में भी है? तो ध्यान रखिएगा, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान न केवल सुप्रीम कोर्ट में है बल्कि हाई कोर्ट में भी है। यानी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में किया जाएगा। यहां भी फ्लो चार्ट क्या बनेगा? सुप्रीम कोर्ट यस, हाई कोर्ट यस। इतने क्वेश्चन प्री में बनते हैं आपके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से, तदर्थ न्यायाधीश से और सेवानिवृत्त न्यायाधीश से। मैं 3 से 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सब कुछ नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे लेके चलूंगा आपको। बताइए जल्दी से। चलिए नोट करके जल्दी से बताइए। अजय कहाँ है? अजय को भेजा जाए। हाँ, आप भी, रोशन को नहीं आना है। के कहा है? के कहा? अगर किसी व्यक्ति को किसी सब्जेक्ट से अगर अति मोहब्बत होकर उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा रहा है तो इसका असली अपराधी कौन होगा? इसके जवाब दो बच्चे को, देखो प्रॉब्लम इसको आगे।
आशीष को जरा खोलो कमेंट। वो कैसे बताए, हम कैसे सुन रहे हैं भाई, मामला फंस गया इसका तो, मामला आशीष घबरा गया मामले से तो। आशीष अब आशीष आपकी समस्या का समाधान अजय जी करेंगे भाई। आशीष आपकी समस्या का समाधान अजय जी करेंगे। इनको मैंने बता दिया आपका कमेंट भाई, देखिए इनका समस्या का समाधान करिए। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अब मैं एक जटिल प्रक्रिया आपको पढ़ाऊंगा जिसका नाम है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। यहां पर थोड़ा दिमाग गोल गोल घूमेगा। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। हाँ वो जानबूझकर किया था, वो जानबूझकर किया था दीप्ति जी। ये हमारे बहुत सभी बच्चों के किसी भी समस्या का हास्यास्पद मजाक सबका जवाब अजय जी देते हैं। अरे मैं समझ रहा हूं भाई आशीष जी, इतना तो समझदार हूं। आशीष जी के सर घबराइए मत, वो तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में दे रहा था मैं। तो इतना तो समझदार तो हूं ही भाई कि आप मुझे कॉम्प्लीमेंट के रूप में दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि मैं डर गया हूं अब किसी बच्चे को पॉलिटी से मोहब्बत होगी कैसे बचाया जाए इसको। तो हमने कहा ऐसे बच्चों के लिए असली अपराधी कौन है, ये बात मैं क्यों बताया जानते हैं इनको अजय जी को। अभी बीच में एक प्रतापगढ़ का एक पत्रकार है, पत्रकार का मतलब वो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉग अपना डालते हैं, यूट्यूबर है, आप देखिएगा कभी। क्या नाम है उनका अजय जी? उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। हाँ प्रतापगढ़ हर हब के नाम से चैनल है। अभी प्रयागराज में एक बाढ़ आई थी और उस बाढ़ के बाद बहुत सारे सलोरी, अल्लाहपुर, कटरा, रसूलाबाद, फाफा मऊ के सब लोग छितिर बितिर हो गए, बीमारियां भी फैली, लोग अपने घर से दूर चले गए, लोग सड़कों पर आके रहने लगे। तो उस व्यक्ति ने एक कोटेशन निकाला, इस बाढ़ का असली अपराधी कौन है। आज जाके यूट्यूब पे देखिएगा, बहुत शानदार, वो आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है या आपदा से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो। तो उसी बात पे मुझे याद आया कि उस कहानी को हम जानते थे, अजय जी जानते थे, इसलिए मैंने इनको दिखाया कि देखिए इसका असली अपराधी कौन है, बताइए आप। इसलिए कहा गया। हाँ, तो मैं जान ही रहा हूं आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। आशीष जी सोच रहे हैं कि सर कोई बुरा तो नहीं मान गया कि कोई दूसरा को हमको कमेंट कर दिए। चलिए भाई अब कहानी शुरू करते हैं, एकदम कंसंट्रेट हो जाइए। अब आपका दिमाग फ्रेश हो गया होगा, 4 कठिन चीजें पढ़ा, दिमाग एकदम कुंद हो गया था, हंसी मजाक थोड़ा सा हो गया, अब एकदम फ्रेश हो चुके हैं आप। अब रिफ्रेश करके नए तरीके से एक नया मुद्दा सीखिए कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का आधार क्या होगा। आधार क्या होगा? आधार क्या होगा? साबित कदाचार, और दूसरा असमर्थता। दूसरा असमर्थता। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये साबित कदाचार होता क्या है? मतलब कि कोई ऐसा कृत्य करे, ऐसा कोई कृत्य करे, चाहे वह वित्तीय कृत्य हो, चाहे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ हो, कोई भी ऐसा कार्य हो सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रूव हो जाए कि नहीं गलत किया है। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर। असमर्थता का मतलब हुआ वो कार्य करने के लिए समर्थ ना हो, योग्य ना हो। ऐसी दशाओं में न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में एक प्रस्ताव लाया जाता है। तो पहला पॉइंट ये नोट करिएगा, हटाए जाने का प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? जब कभी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना होगा तो हटाए जाने का प्रस्ताव, हटाए जाने का प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? कहां लाया जाएगा? कहां लाया जाएगा? कहां लाए जाने का मतलब क्या है? अरे मतलब संसद में लाया जाएगा कि राज्य विधानमंडल में? नहीं, संसद में लाया जाएगा, राज्य विधानमंडल में नहीं। अच्छा संसद में सर लोकसभा भी होती है
और राज्यसभा भी होती है। इसको बनाते चलिएगा मेरे साथ। न्यायाधीशों को हटाए जाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में लाया जाएगा? लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लोकसभा में भी लाया जा सकता है लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लेकिन यदि इन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा तो 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए। यदि इन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा तो 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अच्छा, यदि सर इन अजय जी पहले स्लाइड ऊपर हो जाती थी, ऊपर क्यों हो नहीं रही स्लाइड इस समय? देखिए, क्योंकि ऊपर जाना पड़ेगा, समझाना है थोड़ा सा ज्यादा इसमें। पहले हो जा रहा था, अभी तो कुछ दिन पहले हो रहा था, ये ऐसे ही हो जा रहा था नॉर्मली। अच्छा, ये भी कल तक हो रहा था। अच्छा, अब होगा। हाँ, ठीक ठीक, धन्यवाद। देखिए, अगर इन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा तो 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अगर हटाए जाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा तो 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। और 100 सदस्यों के समर्थन के पश्चात ये प्रस्ताव भेजा जाएगा लोकसभा के स्पीकर के पास। लोकसभा के स्पीकर के पास। अगर मान लीजिए राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाया गया है तो 50 सदस्यों के समर्थन के बाद ये प्रस्ताव भेजा जाएगा राज्यसभा के सभापति के पास। राज्यसभा के सभापति के पास और स्पीकर के पास, स्पीकर के पास यह शक्ति है, यदि वह चाहे तो अपनी स्वीकृति दे दे, यस बोल दे, और यदि चाहे तो अपनी स्वीकृति नो बोल दे। ये इसका विवेक है। और ऐसे ही अगर राज्यसभा के सभापति के पास जाए तो ये चाहे तो यस बोल दे और ये चाहे तो नो बोल दे। नो बोलेगा तो समाप्त हो जाएगा, यस बोलेगा तो प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। हम समाप्त कर देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम स्वीकृति दिलाएंगे। चलिए, लोकसभा स्पीकर ने अपनी स्वीकृति दे दी, अब क्या होगा? लोकसभा स्पीकर ने अपनी स्वीकृति दे दी, अब क्या होगा? अब ध्यान से देखिएगा। उसके पश्चात ये प्रस्ताव 1968 के तहत न्यायाधीश जांच समिति, न्यायाधीश जांच समिति बनाई गई है, इसके पास ये प्रस्ताव जाएगा। इस न्यायाधीश जांच समिति में कितने लोग रहते हैं सर? इसमें 3 लोग रहते हैं। कितने लोग? 3 लोग। कौन कौन, नाम बताइए उनका। एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या कभी जीवन में रहा हो। एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो। एक ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अब न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो। और तीसरा व्यक्ति विधि का पारंगत व्यक्ति हो। विधि का पारंगत व्यक्ति हो। तीसरा व्यक्ति विधि का
पारंगत व्यक्ति हो। ये 3 सदस्यीय समिति इस बात की जांच करेगी कि जो भी आरोप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे लगा है वो आरोप सही है या नहीं, वो आरोप सही है या नहीं, और यदि आरोप को सही पाए तो स्वीकृति दे देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। हमें आपको समझाना है इसलिए हम स्वीकृति दिलाएंगे। और ये 3 सदस्यीय समिति ने यदि अपनी स्वीकृति दे दी, ये प्रस्ताव अब कहां जाएगा? अब कहां जाएगा? वहीं जाएगा जहां से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। क्या? वहीं जाएगा जहां से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। और ये प्रक्रिया मान लीजिए लोकसभा से शुरू हुई थी तो ये प्रक्रिया जाएगी लोकसभा के पास। अब लोकसभा को इसे पारित करना होगा। अब लोकसभा को इसे पारित करना होगा। सर मेरा सवाल है आपसे, क्या सवाल है बोलिए, कि लोकसभा इसे कैसे पारित करेगी? लोकसभा इसे विशेष बहुमत से पारित करेगी। कौन सा विशेष बहुमत सर? सेकंड टाइप वाला। अच्छा, अकेले लोकसभा पारित कर दे काम चल जाएगा? नहीं 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 नहीं, काम नहीं चलेगा। दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग पारित करना होगा। यानी कि इसे राज्यसभा भी पारित करे, इसे राज्यसभा भी पारित करे, और राज्यसभा पारित करे कैसे करे? वैसे जैसे लोकसभा ने किया है, यानी सेकेंड टाइप के विशेष बहुमत से, सेकेंड टाइप के विशेष बहुमत से। और यदि दोनों सदनों के द्वारा इसे अलग अलग पारित कर दिया गया तो अब क्या होगा? यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा। यह प्रस्ताव अब राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति यदि यस बोल दे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटना होगा। यदि राष्ट्रपति नो बोल दे तो हटाने की प्रक्रिया अभी भी समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो सर ये बताइए आज तक कितने न्यायाधीशों को हटाया गया? सर ये बताइए इस प्रक्रिया का प्रयोग करके आज तक कितने न्यायाधीशों को हटाया गया? एक भी नहीं, एक भी नहीं। आज तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया नहीं गया है। अच्छा, क्या किसी के ऊपर प्रस्ताव लाया भी नहीं गया? नहीं। एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था पी रामास्वामी। अच्छा, एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था सौमित्र सेन। अच्छा, एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था पी दिनाकरन। अच्छा, ये 3 ऐसे भारतीय संविधान के इतिहास में ऐसे न्यायाधीश रहे हैं जिनके ऊपर ये प्रस्ताव लाया तो गया था लेकिन पारित नहीं हो पाया। एक बार पूरी प्रक्रिया को मैं फिर से समझाता हूं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर आप हटाने का प्रस्ताव साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर लाया जाता है। इन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में लाया जाएगा, 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए। राज्यसभा, मेरे साथ बोलते चलिए, मेरे साथ बोलिए, 2 बार बोलना पड़ेगा, जटिल मुद्दा है ये। लोकसभा में लाया जाएगा तो 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए। राज्यसभा में लाया जाएगा तो 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। और उसके पश्चात यदि मान लीजिए लोकसभा में लाया गया, 100 सदस्यों के समर्थन के बाद इसे लोकसभा के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष चाहे तो अपनी स्वीकृति दे दे, लोकसभा का अध्यक्ष चाहे तो अपनी स्वीकृति न दे। यदि लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी स्वीकृति दे दिया तो 1968 के तहत न्यायाधीश जांच समिति बनाई गई है जिसमें 3 व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में हो या पहले कभी रहा हो। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो वर्तमान में किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या पहले कभी रहा हो। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो विधि का जानकार व्यक्ति हो। ये 3 सदस्यीय समिति इस बात की जांच करेगी कि न्यायाधीश के ऊपर लगाया गया आरोप ठीक है या नहीं। यदि आरोप में सही पाया जाता है तो यह प्रस्ताव आगे बढ़ जाएगा, और यह प्रस्ताव आगे बढ़कर पुनः कहां जाएगा? उसी स्थान पर जाएगा जिस स्थान से यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, और उस सदन के द्वारा इसे विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा, वो भी सेकेंड टाइप के। फिर दूसरे सदन के पास भेजेगा, और दूसरा सदन भी यदि उसी तरीके से पारित कर दिया जैसे पहले सदन ने पारित किया था तो यह प्रस्ताव आगे बढ़ जाएगा और जाएगा राष्ट्रपति के पास। और यदि राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, उसी दिन
न्यायाधीश को अपना पद छोड़ना होगा। लेकिन आज तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया नहीं गया है। 3 न्यायाधीशों के ऊपर यह प्रावधान लाया गया था, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया। लेकिन जाते जाते एक शर्त बता के छोड़ूंगा आपको मैं कि यह पूरी प्रक्रिया जिस सत्र में प्रारंभ होगी उसी सत्र में समाप्त हो जाना चाहिए। जिस सत्र में प्रारंभ होगी उसी सत्र में समाप्त हो जाना चाहिए। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं जैसे बजट सत्र में इनको हटाने का प्रस्ताव शुरू हुआ तो बजट सत्र में ही पूरा हो जाए। अगर ग्रीष्मकालीन सत्र आ गया तो नहीं माना जाएगा? हाँ, नहीं माना जाएगा। ये न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया जिस सत्र में प्रारंभ हो उसी सत्र में समाप्त हो जाना चाहिए। यह है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। कमेंट करके बताइए सारे लोग, समझ में आ गया? देखिए हमारी टीम ने भेज दिया आपको लिंक भी, आप लोग देख सकते हैं बाढ़ का असली अपराधी कौन है। जैसे आशीष कुमार जी का इस पॉलिटी की मोहब्बत का असली अपराधी कौन है ढूंढा जा रहा है, वैसे बाढ़ का अपराधी है। सभी लोग बताइए भैया, किसी को कोई डाउट होगा पूछ लीजिए सब लोग। कंचन त्रिपाठी, वंदना, गौरव कुमार गौतम, अंजलि, रजनी, जितने भी लोग हैं, अगर कोई डाउट हो, कुछ कहीं ना समझ में आया हो तो फिर से पूछ सकते हैं आप लोग। गौरी सिंह, राम कृपाल, अमित दुबे, लिंक गया है, सपोर्ट टीम ने भेजा, किसी एक बंदे को भेजा है ना, शायद पूरे ग्रुप में नहीं जाता ना। निधि, थर्ड नेम क्या है? अच्छा, विधि का पारंगत व्यक्ति। अच्छा, तीसरा नाम लिखिए पी दिनाकरन, लिखिए भैया पी दिनाकरन, पी दिनाकरन। हो गया? चलिए अब मैं बताऊंगा अभिलेख न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन। अब मैं बताऊंगा सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन। अभिलेख न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। कहां लिखा है? आर्टिकल पूछा जाएगा सर, बिल्कुल। अनुच्छेद 129 कहता है, अनुच्छेद 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय को इंग्लिश में कहा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका क्या मतलब होता है सर? अभिलेख न्यायालय होने का दो मतलब है। पहला, सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाहियां और निर्णय लिखित रूप से होंगे। ये पहली पहचान है, लिखित रूप से होंगे, ठीक। और उसके निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। साक्ष्यात्मक
मूल होता है। इनके निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल होता है। नाम बता दें, फिर लिखिए। पी रामास्वामी, सौमित्र सेन और पी दिनाकरन। दिनाकरन, फिर से बोल दिया मैंने, फिर से बोल दूं। पी रामास्वामी, सौमित्र सेन और पी दिनाकरन, ये 3 न्यायाधीश थे। ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाइयां और निर्णय, निर्णय यहां लिखे नहीं हैं, और निर्णय लिखित रूप से होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। साक्ष्यात्मक मूल्य का मतलब क्या हुआ सर? इनके निर्णयों का प्रयोग इनके अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा, इनके अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा उदाहरण के रूप में किया जाता है। उदाहरण के रूप में किया जाता है। उदाहरण के रूप में किया जाता है। इसका मतलब, जैसे सुप्रीम कोर्ट का किसी भी मामले को लेकर के कोई फैसला आ गया, तो जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, जो उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं, उन अधीनस्थ न्यायालय क्या करेंगे? उसका प्रयोग उदाहरण के रूप में करेंगे। फला बनाम फला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया था, देखिए ये हमारे सामने साक्ष्य है, और हमारे भी क्लाइंट का मामला ऐसा ही है, अतः माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साहब, मेरे भी क्लाइंट को रिहा किया जाए। उदाहरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ना, उसके अधीनस्थ न्यायालयों में। ये पहला रीजन है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। दूसरी बात, अभिलेख न्यायालय इसलिए भी कहा जाता है अभिलेख न्यायालय इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को अपने किसी भी निर्णय की आलोचना करने पर, अपने किसी भी निर्णय की आलोचना करने पर अपने अवमानना के विरुद्ध दंड देने का अधिकार है। अपनी अवमानना के विरुद्ध दंड देने का अधिकार है। अपनी अवमानना के विरुद्ध दंड देने का अधिकार है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। हाई कोर्ट से तुलना कर देते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड केवल सुप्रीम कोर्ट को ही कहा जाता है या हाई कोर्ट को भी सर? दोनों को कहा जाता है। तो हमें बता दीजिए कि जैसे अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, तो हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत है? हाई कोर्ट को अनुच्छेद, तुलना करके पढ़ेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। अनुच्छेद 215 के तहत इसे भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। हाई कोर्ट भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं हाई कोर्ट की भी कार्रवाइयां और निर्णय लिखित रूप से होते हैं? यस। हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय का उसके अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जाता है? यस। हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय की आलोचना नहीं की जा सकती है? यस। हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय की अगर आलोचना किया जाएगा तो उसे अपनी अवमानना के विरुद्ध कॉन्टेम्प्ट टू लॉ के तहत दंड देने का अधिकार है। यस। तुलना समझ में आ गई? एक अंतिम आर्टिकल बता के विदा करेंगे आपको। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 137, इसमें क्या कहा गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायिक पुनर्विलोकन
न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या हो, जरा समझिए ध्यान से। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब यह हुआ कि न्यायालय संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून को रद्द कर सकती है, किसी कानून को रद्द कर सकती है यदि उसके द्वारा बनाया गया कानून, यदि उसके द्वारा बनाया गया कानून मूल अधिकारों से असंगत हो, मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो या संविधान के नियमों के विपरीत हो, या संविधान के नियमों के विपरीत हो, या संविधान के नियमों के विपरीत हो। ऐसी दशाओं में संसद को यह अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति मिली है, ऐसे किसी कानून को भी रद्द कर सकता है। दूसरी शक्ति कौन है इनके न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत? अपने ही द्वारा दिए गए किसी निर्णय की समीक्षा करके, अपने ही द्वारा दिए गए किसी निर्णय की समीक्षा करके, अपने ही द्वारा दिए गए किसी निर्णय की समीक्षा करके उसे पलट सकता है, ऐसा कर सकती है न्यायालय? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। यदि न्यायालय का कोई निर्णय आता है, न्यायालय को लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है, इसका फिर से समीक्षा होनी चाहिए, और ऐसा उसे एहसास हो जाए तो निर्णय को पलट सकती है। जैसे याद करिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में 1982 में न्यायालय ने क्या कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, और 1993 में अपना फैसला पलट दिया, और पलटते हुए कहा ना 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 भाई, हमसे गलती हो गई थी, हम फिर से नहीं मानेंगे पिछला वाला। और फिर से क्या कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। ये क्या है? यही है न्यायिक पुनर्विलोकन। किसी को भी दे सकता है दुबे, सदन के किसी सदस्य को भी, सामान्य व्यक्ति को भी। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आया है तो उसकी आलोचना अखबार के माध्यम से लिखकर सदन के भीतर या सदन के बाहर आप नहीं कर सकते। साक्षी जी, कृष्ण जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपने मिस कर दिया। कोई बात नहीं, बाद में भी करेंगे, समझ में आ जाएगा। आप देर से आई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, तब भी समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ये है आपका न्यायिक पुनर्विलोकन। अभी मेरे पास कुछ टाइम है, तो मुझे लगता है एक आर्टिकल छोटा सा है और बता देता हूं आपको। एक पॉइंट छोटा सा, कभी कभी प्री में ये सवाल पूछ लिया जाता है, कि ये बताइए भैया कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कहां से करता है, अपनी बैठकें कहां करता है? सर्वोच्च न्यायालय अपनी बैठकें कहां करता है? अपनी बैठकें कहां करता है? दिल्ली में करेगा, और कहां करेगा? क्या दिल्ली के अलावा कहीं और सुनवाई नहीं कर सकता है? कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अलावा कहीं और जाकर भी सुनवाई कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति के बाद। राष्ट्रपति की सहमति के बाद। अरे तो आज तक ऐसा कभी किया कि नहीं किया? किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अलावा अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में अपनी सुनवाई कर चुका है। दिल्ली के अलावा हैदराबाद और श्रीनगर में अपनी सुनवाई कर चुका है।
हाँ दे सकता है, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं देगा, अपने अधीनस्थ न्यायालयों को वो भी दंड दे सकता है। इसीलिए तो अभिलेख न्यायालय है, इसलिए हाई कोर्ट को भी अभिलेख न्यायालय कहा गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट पे जानते हैं क्या बचा है पढ़ने के लिए आपके? केवल 2 चीजें, प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक, जिसे कहा जाता है मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, और दूसरा अपीली क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, इसे बोलते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन, ये 2 पॉइंट पढ़ाना है, ये 2 बड़े बड़े पॉइंट हैं। देखिए इस सारी मजा का मजा तब मिलेगा, इस सारी मजा का मजा तब मिलेगा जब जितना मेहनत मैं कर रहा हूं उतना आप भी करेंगे तब। और आपकी मेहनत करने का मतलब यह है कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है घटना चक्र लेकर उसे घोटते रहिए। 5-5 बार एक टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करिए। महान्यायवादी पढ़ा दिया गया है तो महान्यायवादी को केवल एक बार नहीं, जब जब मन करे कि नहीं एक क्वेश्चन पिछली बार गड़बड़ हो गया था, 5-5 बार एक एक टॉपिक को सॉल्व करिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, महान्यायवादी, सीएजी, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब आप मल्टीपल टाइम इसको कर सॉल्व करते रहिए। अब न्यायपालिका हो जाएगा तो न्यायपालिका भी करिएगा, फिर पंचायती राज व्यवस्था कराएंगे, फिर अनुसूचियां, भाग, स्रोत, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं हमारे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं या नहीं। और ये करते रहेंगे तो अपने विषय की पूरी गारंटी है एक सिंगल क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा एग्जाम में, बल्कि आपको ये लगेगा एग्जाम देने के बाद हमारे पास जितना नॉलेज था उसका तो प्रयोग ही नहीं हो पाया, ये तो 20% नॉलेज में काम हो गया, 80% धरा का धरा रह गया, जीवन में कहीं और काम आ जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आ जाए हमको हम जानते ही नहीं। अगर आप मेहनत करेंगे, लेक्चर को, वीडियो को दोबारा अच्छे से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, न तो पॉलिटी में, न तो यूपी स्पेशल में, और न सुबह मॉर्निंग में करंट अफेयर में, कहीं कोई सिंगल क्वेश्चन में छोड़ने नहीं दूंगा। ये 3 विषय में पढ़ाता हूं तो 3 विषय में पूरी गारंटी के साथ पढ़ाता हूं कि कुछ भी छूटेगा नहीं। बस हमारे अकॉर्डिंग चीजें करिए, धैर्य बना के रखिए, ट्रस्ट बना के रखिए, मेहनत करिए। जितना जितना आप मेच्योर होंगे, जितना जितना हमारे साथ समय बिताएंगे और करीब जाएंगे, उतनी ज्यादा चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। तुरंत नहीं समझ में आती चीजें। तो ये काम आप करते रहिए। करंट अफेयर मजबूत करेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन वहां मिल जाएगा। यूपी स्पेशल में पढ़ाऊंगा 10 से 12 वहां से मिल जाएगा। पॉलिटी का 12 से 15 यहां से मिल जाएगा। लगभग 40 से 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तक आपको यहां से मिल सकते हैं। क्योंकि अच्छे वो जानकार व्यक्ति थे और फिलोसफर भी रहे, दर्शन पढ़ाते भी रहे। सबसे उपराष्ट्रपतियों में और बाद में राष्ट्रपति भी बने। इन दोनों में से सबसे योग्य व्यक्तियों में रहे भाई, बहुत अच्छे शिक्षक थे वो। हाँ कर सकता, इसलिए तो बताया। ठीक, मेहनत करिए, कोई मुश्किल बात नहीं। समीक्षा अधिकारी निकालना, 7-8 महीने का बच्चा सीरियस होके पढ़ लेना, सीरियस होके पढ़े, एग्जाम ओरिएंटेड, रिसर्च ना करे। रिसर्च करते रहेंगे तो पूरा जीवन होता रहेगा। एग्जाम ओरिएंटेड आप अच्छे से पढ़िए। टीचर जो आपको समझाए उस पर बिलीव करिए, उसको मानिए। ईमानदारी के साथ वो सही पढ़ा रहा है या नहीं, इसके लिए आपके पास प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। अगर वो सवाल आपसे हो जाते हैं, वो सवाल आपको मिलते हैं जो टीचर ने पढ़ाया है, सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहते हैं, फैक्ट 1-2 इधर उधर हो जाएगा, वो देख सकते हैं आप वहां रट करके। सर करंट से बहुत डर लग रहा है, सुबह वाली क्लास करते हैं? इसमें से कितने लोग सुबह मॉर्निंग वाली क्लास करते हैं? अगर सुबह मॉर्निंग वाली क्लास करेंगे तो करंट से डर नहीं लगेगा। उसको रेगुलर करते रहिए, 7 से 8 यूट्यूब पर चलती है तो डर नहीं लगेगा। ये 2 क्षेत्राधिकार थोड़ा सा बड़े हैं। अब आपका दिमाग थक चुका होगा, इसे कल पढ़ाऊंगा। कल उच्च न्यायालय शुरू होगा, कल ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उच्च न्यायालय में अब टाइम नहीं लगेगा, सर्वोच्च न्यायालय में ज्यादा टाइम लगता है।
उसके बाद कल वो समाप्त होने का, परसों मैं शुरू करूंगा पंचायती राज व्यवस्था। जरूर करिए। जो भी बच्चे, सुबह 7 बजे लाइव चलती है जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर, और जो जीएस वर्ल्ड का टेलीग्राम चैनल है वहां लिंक जाता है। यूट्यूब पर जाकर केवल इमरान सर सेंड करेंगे तो क्लासेस सारी हमारी आ जाएंगी। जीएस वर्ल्ड इमरान सर केवल लिखेंगे, सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको। वो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, साल के 12 मास रहती है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहती है। किसी भी परीक्षा में वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, बस आप उसको करते रहिए बस आराम से। पीसीएस में नहीं बाहर होता वहां से एक क्वेश्चन। ठीक, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या तो एनी टाइम कभी भी बताइए आप। थैंक यू।